हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री जिंदाबाद। आज अपन लोग शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी बेस्ड पॉडकास्ट। ये अपना एनसीईआरटी बेस्ड पॉडकास्ट की जो सीरीज़ चल रही है उसमें मैं आ गया हूँ आप लोगों के पास एक बार फिर से। और अगेन हम लोग पी ब्लॉक की एक और फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे। आज वो खुशकिस्मत फैमिली जो है वो नाइट्रोजन फैमिली है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं पी ब्लॉक का एनसीईआरटी पॉडकास्ट ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। यार सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इनको एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम निकोजेंस या फिर निकोजेंस भी होता है। नाइट्रोजन फैमिली का एक और नाम है ये। मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोग आंखें बंद करके इसको सुन रहे होंगे, लेकिन अगर आपने अपनी आंखें खोल रखी हैं तो आपको स्क्रीन पे निकोजेंस और निकोजेंस की जो स्पेलिंग दिख रही होंगी। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे यार इसने गलत स्पेलिंग लिख दी है। यार पी साइलेंट होता है तो इसको लेकर के कोई भी ऑफेंड नहीं होना। चलिए खैर मजाक की बात हटाते हैं और अपन अपने मेन पॉइंट पे आते हैं, पी ब्लॉक एनसीईआरटी पॉडकास्ट ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। तो यार जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो अपने को ग्रुप 15 एलिमेंट्स में भी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर से मेटेलिक कैरेक्टर और की तरफ अपन बढ़ते हैं, और बीच में अपने को मेटेलॉइडिक कैरेक्टर भी देखने को मिलता है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है वो नॉन मेटल्स होते हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी मेटेलॉइड्स होते हैं। बिस्मथ और मॉस्कोवियम जो है वो टिपिकल मेटल्स होते हैं। गाइस मैं आपको एक चीज़ बहुत बताना चाहूँगा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पी ब्लॉक से हर साल 4 क्वेश्चन आते हैं। पी ब्लॉक में है 6 ग्रुप्स, जो नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली, इनसे एक एक क्वेश्चन पक्का है। बाकी के जो 2 क्वेश्चन आते हैं वो बाकी के 4 ग्रुप में इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली से तो क्वेश्चन आना पक्का है। तो इन 2 पॉडकास्ट को तो यार जितनी बार सुन सकते हो ना उतनी बार सुनो, जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करना, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान लगा के इनको सुनो। अकरेंस की अगर बात करें तो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन जो है वो 78% होता है बाय वॉल्यूम। अर्थ क्रस्ट एटमॉस्फेयर में 78% बाय वॉल्यूम जो है वो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन होता है। अर्थ क्रस्ट में अगर बात करें तो ये सोडियम नाइट्रेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और पोटेशियम नाइट्रेट के फॉर्म में भी प्रेजेंट रहता है। जो सोडियम नाइट्रेट होता है यानी कि NaNO3 उसको चीले सॉल्ट पीटर भी कहते हैं, और जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है KNO3 उसे इंडियन सॉल्ट पीटर कहते हैं। फॉस्फोरस जो है वो मिनरल्स में होता है और एपेटाइट फैमिली के मिनरल्स में ये प्रेजेंट होता है। जो एपेटाइट फैमिली होती है उसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है Ca9PO4 का होल 6.CaX2। एक्स की जगह आप कोई भी हेलोजन लगा सकते हो जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, या फिर आप OH ग्रुप भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप फ्लोर एपेटाइट का फार्मूला देखेंगे तो वो होता है Ca9PO4 का होल 6.CaF2। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ जो है वो मेनली जो है वो सल्फाइड मिनरल्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। मॉस्कोवियम जो है वो सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर बात कर लेते हैं तो इनका जो वैलेंसी शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो होता है NH2NP3। जो s ऑर्बिटल होता है वो इनमें कम्प्लीटली फिल्ड रहता है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका जो p ऑर्बिटल होता है वो हाफ फिल्ड होता है। और हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड जो होते हैं ना ऑर्बिटल्स, उनकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी खासी होती है। इस वजह से इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की अगर बात करें तो कोवेलेंट रेडियस जो है, जैसे ही आप नाइट्रोजन से फॉस्फोरस में जाएंगे तो अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिलेगा, कंसिडरेबल इंक्रीज देखने को मिलेगा आपको कोवेलेंट रेडियस में नाइट्रोजन से फॉस्फोरस तक जाने में। लेकिन जब आप आर्सेनिक से बिस्मथ तक जाएंगे तो केवल स्मॉल इंक्रीज देखने को मिलेगा कोवेलेंट रेडियस में। कारण क्या है? फिर वही सेम कारण है, क्योंकि जो कम्प्लीटली फिल्ड d और f ऑर्बिटल्स होते हैं हैवियर एलिमेंट्स में, और उनकी जो शील्डिंग होती है वो बहुत पुअर होती है, तो उसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और रेडियस कम हो जाती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पीज की अगर बात करें तो एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस की वजह से जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है ग्रुप 15 एलिमेंट्स की वो बहुत ज़्यादा, मतलब मच ग्रेटर होती है देन ग्रुप 14 एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग पीरियड्स की अगर बात करें अपन तो। जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज का ऑर्डर है वो एज एक्सपेक्टेड वैसा ही होता है, जैसे कि जो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो फर्स्ट से ज़्यादा होगी, जो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो सेकंड से ज़्यादा होगी, इस तरीके से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जो है वो जनरल ट्रेंड को फॉलो करती है, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो वो डिक्रीज होती जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर बात करें तो सारे के सारे एलिमेंट्स पॉलीएटॉमिक होते हैं। डाई नाइट्रोजन के फॉर्म में नाइट्रोजन एग्जिस्ट करती है और वो डाईएटॉमिक गैस होती है। बाकी के सारे सॉलिड्स होते हैं। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है वो नॉन मेटल्स होते हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलॉइड्स होते हैं, और बिस्मथ जो है वो एक मेटल होता है। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो जनरली इंक्रीज करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि जब आप नीचे की ओर जाओगे ग्रुप में तो बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ते हैं, लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आर्सेनिक तक बढ़ता है और फिर उसके बाद बिस्मथ तक घटने लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज अप टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीजेज अप टू बिस्मथ। एक्सेप्ट नाइट्रोजन सारे के सारे एलिमेंट्स एलोट्रोपी शो करते हैं, मतलब नाइट्रोजन जो है वो एलोट्रोपी नहीं दिखाता, लेकिन बाकी के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो एलोट्रोपी शो करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर सबसे पहले बात करें कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी, तो जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो इनके होते हैं -3, +3 और +5। जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट को एग्जिबिट करने की टेंडेंसी है वो नीचे डाउन द ग्रुप जाने में डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि साइज बढ़ता जाता है और मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ता जाता है।
बिस्मथ जो है वो हार्डली कोई कंपाउंड, मतलब बहुत मुश्किल से कोई कंपाउंड बनाएगा जो कि -3 में होगा। जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी भी जो स्टेबिलिटी होती है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। फिर वही इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात होगी यहाँ पे। एकमात्र जो वेल कैरेक्टराइज्ड कंपाउंड है बिस्मथ का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो है BiF5। वो क्यों? क्योंकि जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी होती है और वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इस वजह से BiF5 बन जाता है। बाकी कोई भी अच्छा कंपाउंड कैरेक्टराइज हुआ नहीं है जो कि बिस्मथ का हो और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। स्टेबिलिटी ऑफ +5 डिक्रीजेस और फिर +3 की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ती जाती है डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। +5 के अलावा जो नाइट्रोजन है वो +1, +2 और +4 भी दिखाता है, लेकिन ये तभी दिखाएगा जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। हाउएवर इट डज नॉट फॉर्म कंपाउंड्स इन +5, लेकिन जब ये हेलोजेंस के साथ कंबाइन करेगा तो +5 में कोई भी कंपाउंड नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि हेलोजेंस जो है वो अपने लोन पेयर डोनेट करेंगे और नाइट्रोजन तो बेचारा गरीब सा है, उसके पास तो कुटिया है नहीं कि वो रख ले, उसके पास d ऑर्बिटल्स नहीं है ना रखने के लिए इलेक्ट्रॉन, तो वो +5 का कंपाउंड नहीं बनाता हेलोजेंस के साथ। फॉस्फोरस जो है वो +4 भी दिखाता है और +1 भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है कुछ ऑक्सो एसिड्स में। इन केस ऑफ नाइट्रोजन की अगर बात करें तो सारे के सारे जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं +1, +2, +3 और +4, यानी कि +1 से लेकर +4 तक वो एसिड सॉल्यूशन में डिस्प्रपोर्शनेट करते हैं। सिमिलरली इन फॉस्फोरस की अगर बात करें तो लगभग सारे के सारे जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो डिस्प्रपोर्शनेट करते हैं इनटू +5 एंड -3, मतलब +5 यानी कि हाईएस्ट में भी जाएंगे और -3 यानी कि लोवेस्ट में भी जाएंगे। फॉस्फोरस के केस में आप कोई भी सॉल्यूशन ले लो, चाहे एसिड सॉल्यूशन ले लो या फिर एल्कली सॉल्यूशन ले लो। However, +3 in case of arsenic, antimony and bismuth becomes increasingly stable with respect to disproportionation। अब अगर बात करें आर्सेनिक की, एंटीमनी की और बिस्मथ की, तो इनमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है अगर अपन डिस्प्रपोर्शनेशन की बात करें उस केस में। हैवियर एलिमेंट जो है उनमें वैकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में और उसको वो बॉन्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये अपने को सबको पता है, और इस वजह से वो अपना कोवैलेंसी को भी एक्सपांड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस जो है वो PF6 नेगेटिव भी बना सकता है, मतलब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर भी अपने आसपास रख सकता है। एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन में देखें तो नाइट्रोजन के पास यूनिक एबिलिटी होती है कि वो p मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है अपने साथ और दूसरे एलिमेंट्स के साथ जिनमें स्मॉल साइज है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जैसे कि वो कार्बन के साथ C ट्रिपल बॉन्ड N बनाता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन करता है p मल्टीपल बॉन्ड्स बना करके। जो हैवियर एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के वो p बॉन्ड्स नहीं बना पाते हैं क्योंकि उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है बहुत ज़्यादा लार्ज और डिफ्यूज होते हैं और वो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं कर पाते हैं। दस नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इस वजह से जो नाइट्रोजन है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है। उसमें ट्रिपल बॉन्ड भी होता है और उसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, मतलब इसके उलट की बात कर रहे हैं अपन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स ही बनते हैं, वो ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाते हैं। और जो बिस्मथ है वो मेटेलिक बॉन्ड्स बनाता है एलिमेंटल स्टेट में। हाउएवर सिंगल NN बॉन्ड इज वीकर देन सिंगल PP बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड के हिसाब से बात करें, वैसे तो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, लेकिन अगर सिंगल NN बॉन्ड की बात करें तो वो सिंगल PP बॉन्ड से वीक होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का। अब नाइट्रोजन का साइज़ छोटा है, इलेक्ट्रॉन्स उसमें हैं ही बहुत सारे, मतलब बहुत सारे की लोन पेयर होते हैं, तो वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक आपस में ही रिपल करने लगते हैं जिसकी वजह से जो उनका बॉन्ड होता है वो वीक हो जाता है एज़ कम्पेयर टू फॉस्फोरस का सिंगल बॉन्ड। एज अ रिजल्ट जो कैटेनेशन टेंडेंसी है वो नाइट्रोजन में वीक हो जाती है। नाइट्रोजन जो है वो d बॉन्ड नहीं बना पाता है, लेकिन बाकी के जो हैवियर एलिमेंट्स हैं वो बना सकते हैं, जैसे कि PR3O, PR3CH2। तो इस तरीके से फॉस्फोरस जो है और बाकी के हैवियर एलिमेंट्स जो हैं वो d बॉन्ड्स बना सकते हैं। फॉस्फोरस और आर्सेनिक जो है वो d बॉन्ड भी बना सकते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के साथ, यानी कि D ब्लॉक के मेटल्स के साथ, जब उनके कंपाउंड जैसे कि PC2H5 का होल थ्राइस यानी कि ट्राईइथाइल फॉस्फोरस और ट्राईफिनाइल आर्सेनिक भी बन सकते हैं, और ये जो है तो लिगेंड्स का काम करते हैं। अब थोड़ा सा इनकी रिएक्टिविटी देख लेते हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन क्या है। तो सारे के सारे ही एलिमेंट जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्राइड्स बनाते हैं, EH3 टाइप का हाइड्राइड बनाते हैं। जो स्टेबिलिटी हाइड्राइड्स की वो डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, यानी कि NH3 जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है और BiH3 जो है वो सबसे कम स्टेबल है। इसको आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो? आप इसको ऑब्जर्व करने के लिए उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देख सकते हो, और जब स्टेबिलिटी कम होगी तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ेगा, तो जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर हाइड्राइड्स का वो डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज होता जाता है।
अमोनिया जो है वो सिर्फ एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब हल्का फुल्का रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन BiH3 जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है अमंग ऑल हाइड्राइड्स। सारे के सारे हाइड्राइड्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो है BiH3। बेसिसिटी का ऑर्डर जो है वो फिर से उल्टा हो जाता है कि यानी कि NH3 जो है वो सबसे ज़्यादा बेसिक होती है और BiH3 जो है वो सबसे कम बेसिक होती है, यानी कि डाउन द ग्रुप जाने पे बेसिसिटी घटती चली जाती है। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्मॉल साइज होने की वजह से अमोनिया जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, नॉट ओनली इन सॉलिड स्टेट बल्कि लिक्विड स्टेट में भी, मतलब सॉलिड और लिक्विड दोनों ही स्टेट्स में अमोनिया जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है। और इस वजह से उसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स है ना वो फॉस्फीन से यानी कि pH3 से ज़्यादा होती हैं। अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी की बात करें तो ये दो टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं, एक होता है E2O3 टाइप और दूसरा होता है E2O5 टाइप। जो ऑक्सीडेशन स्टेट हाइयर वाला होगा, यानी कि जो भी ऑक्साइड हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में बनेगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। इनका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता जाता है, देयर एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ऑक्साइड जो होते हैं E2O3 टाइप के, नाइट्रोजन के और फॉस्फोरस के, वो प्योरली एसिडिक होते हैं। E2O3 टाइप के जो भी ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के, वो प्योरली एसिडिक होते हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी के एम्फोटेरिक होते हैं और बिस्मथ के प्रीडोमिनेंटली बेसिक होते हैं। हेलोजन्स के साथ अगर बात करें तो वो हेलाइड्स बनाते हैं, अगेन टू टाइप के हेलाइड्स बनेंगे, EX3 और EX5 टाइप के। नाइट्रोजन जो है वो पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस नहीं होती है उसकी वैलेंसी शेल में। पेंटाहेलाइड जो है वो ज़्यादा कोवेलेंट होते हैं ट्राईहेलाइड से, मतलब पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राईहेलाइड्स। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन पेंटाहेलाइड्स +5 स्टेट एग्जिस्ट वाइल इन ट्राईहेलाइड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट। कारण क्या है, पेंटाहेलाइड जो है वो ट्राईहेलाइड से ज़्यादा कोवेलेंट होते हैं। इसका कारण ये है कि पेंटाहेलाइड्स में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, लेकिन ट्राईहेलाइड में सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। और चूंकि जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट्स होते हैं उनमें पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। पोलराइजिंग पावर क्या होती है कैटायन की, चार्ज बाई साइज रेशियो होती है, तो चार्ज ज़्यादा होगा और साइज में तो थोड़ा सा ही मतलब फ़र्क पड़ रहा है ना, तो चार्ज ज़्यादा होगा तो उनकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। और पोलराइजिंग पावर अगर +5 वाले की ज़्यादा होगी +3 से, तो उसका सीधी सी बात है कि कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर जो है बॉन्ड्स का वो ज़्यादा होता है पेंटाहेलाइड्स में, अपन इसके बारे में बात कर चुके हैं। ऑल ट्राईहेलाइड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर स्टेबल। जितने भी ट्राईहेलाइड्स हैं, इन पूरे के पूरे ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स ट्राईहेलाइड्स बनाते हैं, जो भी ट्राईहेलाइड्स बनाते हैं वो सारे के सारे स्टेबल हैं। लेकिन नाइट्रोजन के केस में ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन में सिर्फ और सिर्फ NF3 स्टेबल है ना। और जो ट्राईहेलाइड्स होते हैं वो प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होते हैं नेचर में। अपन ने देख लिया कि जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में हेलाइड्स होते हैं वो ज़्यादा कोवेलेंट होते हैं, लेकिन जो ट्राई हेलाइड्स होते हैं वो भी प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होते हैं नेचर में, एक्सेप्ट BiF3। BiF3 जो है वो आयनिक होता है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल की बात कर लेते हैं। ऑल फॉर्म बाइनरी कंपाउंड्स एग्जिबिटिंग -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सारे के सारे बाइनरी कंपाउंड्स बनाते हैं, यानी कि नॉर्मल कंपाउंड्स ही बनाते हैं जो कि उनका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट -3 शो करता हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल CA3N2 कैल्शियम नाइट्राइड, CA3P2 कैल्शियम फॉस्फाइड। तो इस तरीके के कंपाउंड बनते हैं। अब आ जाते हैं अपने कंपाउंड्स में, इंपॉर्टेंट कंपाउंड में। पहला है अपना डाईनाइट्रोजन। डाईनाइट्रोजन की प्रिपरेशन कैसे करेंगे अपन। डाईनाइट्रोजन की प्रिपरेशन करने के लिए अपन इसको कमर्शियली कैसे प्रोड्यूस करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले अपन इसके कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए लिक्विफैक्शन करते हैं और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर देते हैं। उसके बाद एयर का लिक्विफैक्शन और फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो लिक्विड डाईनाइट्रोजन है वो पहले डिस्टिल आउट हो जाती है क्योंकि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 77.2 केल्विन होता है और जो ऑक्सीजन का होता है वो 90 केल्विन होता है। तो लिक्विड डाईनाइट्रोजन डिस्टिल्स आउट फर्स्ट, लीविंग बिहाइंड लिक्विड ऑक्सीजन। लैब प्रिपरेशन की बात करते हैं तो डाईनाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विद सोडियम नाइट्राइट। अमोनियम क्लोराइड लीजिए, सोडियम नाइट्राइट लीजिए, दोनों की रिएक्शन करा दीजिए लैब में, तो आपको अपना नाइट्रोजन गैस मिल जाएगी। याद रखना आपको अमोनियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में लेना है। इस रिएक्शन में थोड़े अमाउंट में NO और HNO3 ये भी बनेंगे इस रिएक्शन में। ये जो इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में बन रहे हैं इनको अपन रिमूव कर सकते हैं बाय पासिंग द गैस थ्रू एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड। आप गैस को एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड से पास कर दो कंटेनिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें से आप गैस को पास कर दो तो जो NO और HNO3 बने हैं ये हट जाएंगे। इट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। अगर आपको नाइट्रोजन गैस चाहिए तो आप अमोनियम डाइक्रोमेट का थर्मल डिकम्पोजिशन भी कर सकते हो, उससे भी आपको नाइट्रोजन गैस मिल जाएगी। अगर आपको वेरी प्योर नाइट्रोजन चाहिए तो आपको थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम एजाइड करना पड़ेगा। वेरी प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम एजाइड। प्रॉपर्टीज़ क्या है डाईनाइट्रोजन की।
ये कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस होती है, ये तो कॉमन है सभी में लगभग। नॉन टॉक्सिक गैस होती है। नाइट्रोजन एटम जो है उसके दो स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, N14 और N15। इट हैज़ वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है और इसके जो फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं। डाइनाइट्रोजन जो है वो रूम टेम्परेचर में इनर्ट होती है क्योंकि इसकी बॉन्ड इंथैल्पी में बहुत ज़्यादा होती है। अपन ने देखी थी N ट्रिपल बॉन्ड N की बॉन्ड इंथैल्पी 900 के ऑर्डर में थी, तो बहुत ज़्यादा हाई होती है। रिएक्टिविटी जो है हालांकि वो इंक्रीज होती है रेपिडली विद राइज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो फिर रिएक्टिविटी ज़रूर इंक्रीज होने लग जाती है, और हाइयर टेम्परेचर्स में ये डायरेक्टली कंबाइन कर जाती है कुछ मेटल्स के साथ और प्रीडोमिनेंटली आयनिक नाइट्राइड्स बनाती है, और नॉन मेटल्स के साथ कोवेलेंट नाइट्राइड्स बनाती है। मतलब हाई टेम्परेचर पे ये कंबाइन करती है मेटल्स के साथ आयनिक नाइट्राइड्स बनाने के लिए और नॉन मेटल्स के साथ कोवेलेंट नाइट्राइड्स बनाने के लिए। जब इसका हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं 773 केल्विन में, और जब कैटलिस्ट भी वहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो अपना बनता है अमोनिया, और अपन इसको कहते हैं प्यार से हैबर्स प्रोसेस। डाइनाइट्रोजन जो है वो डाई ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन कर सकती है, लेकिन ऐसा सिर्फ बहुत हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में ही हो सकता है। लगभग 2000 केल्विन का टेम्परेचर होगा, तब जा करके डाइनाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे और नाइट्रिक ऑक्साइड NO बना देंगे। जो मेन यूज़ होता है डाइनाइट्रोजन का वो अमोनिया के मैन्युफैक्चर में होता है, और कुछ कंपाउंड्स को भी बनाने के लिए होता है, जैसे कैल्शियम साइनामाइड हो गया। इसका यूज़ वहाँ पे भी होता है, जैसे लैब में आपको कोई इनर्ट एटमॉस्फेयर चाहिए तो भी आप डाइनाइट्रोजन गैस को यूज़ कर सकते हो। आयरन और स्टील इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है क्योंकि ये इनर्ट डाइल्यूएंट की तरह काम करती है। लिक्विड डाइनाइट्रोजन को रेफ्रिजरेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है बायोलॉजिकल मटेरियल्स को प्रिजर्व करने के लिए -196 डिग्री सेल्सियस में। फूड आइटम्स और क्रायो सर्जरी की प्रिजर्वेशन के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। अगला आ जाता है अपना कंपाउंड अमोनिया। तो अमोनिया जो है वो एयर में थोड़ी बहुत अमाउंट में प्रेजेंट होता है और सॉइल में भी होता है। सॉइल में ये नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर के डीके से बनता है। जैसे मान लीजिए सॉइल में अपन यूरिया डालते हैं तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो उसको डीके कर देते हैं, तो उससे अपने को अमोनिया मिल जाता है। स्मॉल स्केल में अमोनिया को ऑब्टेन कर सकते हो आप अमोनियम सॉल्ट से। आप अमोनियम सॉल्ट्स लीजिए और उनको डिकम्पोज कर दीजिए। वो डिकम्पोज कैसे होंगे? उनको डिकम्पोज करने के लिए आपको कॉस्टिक सोडा या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए होगा। तो आप कॉस्टिक सोडा लीजिए या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, उनकी रिएक्शन करिए अमोनियम सॉल्ट से, तो आपको मिलेगा अमोनिया। अगर इसकी प्रिपरेशन आपको लार्ज स्केल में करनी है तो वो हैबर्स प्रोसेस से होती है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इन अकॉर्डेंस विथ ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस प्रिपरेशन में आपको हाई प्रेशर चाहिए होगा। हाई प्रेशर जो है वो अमोनिया के फॉर्मेशन को फेवर करेगा। जो ऑप्टिमम कंडीशंस होंगी अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए वो होंगी 200 ATM का प्रेशर, यानी कि अगर इसको आप पास्कल में कन्वर्ट करें तो 200 × 10⁵ पास्कल। टेम्परेचर 773 केल्विन लेना पड़ेगा। कैटलिस्ट यूज़ करने पड़ेंगे आयरन ऑक्साइड, और आयरन ऑक्साइड के साथ साथ K2O और Al2O3 भी लेना है। तो ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल अपन देख रहे थे। तो जो ऑप्टिमम कंडीशंस थी रिएक्शन की, अमोनिया के प्रोडक्शन के रिएक्शन के लिए, वो थी 200 ATM का आपको प्रेशर चाहिए था। पास्कल में कन्वर्ट करने पे वो 200 × 10⁵ पास्कल आएगा। टेम्परेचर 773 केल्विन। कैटलिस्ट आपको आयरन ऑक्साइड यूज़ करना पड़ेगा। स्मॉल अमाउंट्स में आपको K2O और Al2O3 की भी ज़रूरत रहेगी। K2O और Al2O3 को अगर आप ऐड कर दोगे आयरन ऑक्साइड में तो उससे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगी और आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन पहले ज़्यादा जल्दी मिल जाएगी। पहले आयरन को यूज़ किया जाता था कैटलिस्ट की तरह और मोलिब्डेनम को प्रोमोटर की तरह इस्तेमाल किया जाता था, बट अब वो इतने एफिशिएंट नहीं है, इस वजह से इनको हटा दिया गया। जो प्रॉपर्टीज़ है अमोनिया की, वो एक कलरलेस गैस होती है और उसका ऑर्डर जो है वो पंजेंट ऑर्डर होता है।
इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स, सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स में अपन डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाती हैं एज इन केस ऑफ वाटर, एंड दैट अकाउंट्स फॉर इट्स हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इस वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है एज एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास कम होता है लेकिन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स उस हिसाब से बहुत ज़्यादा होते हैं। अमोनिया मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल पिरामिडल। अमोनिया मॉलिक्यूल जो है वो ट्राइगोनल पिरामिडल होता है और इसमें नाइट्रोजन एटम जो है वो एपेक्स में होता है, सबसे ऊपर की ओर होता है। इसमें 3 बॉन्ड पेयर्स होते हैं और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। अमोनिया गैस जो है वो वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल होती है। इसका एक्वस सॉल्यूशन जो है वो वीकली बेसिक होता है क्योंकि इसमें OH नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन होता है। इट फॉर्म्स अमोनियम सॉल्ट्स विद एसिड्स। ये एसिड्स के साथ मिलकर के अमोनियम सॉल्ट्स बनाती है, लाइक NH4Cl, NH4 का होल ट्वाइस SO4। और वीक बेस होने की वजह से ये कुछ हाइड्रोक्साइड्स को प्रेसिपिटेट कर देती है। हाइड्रोक्साइड्स मतलब जो हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स होते हैं, कुछ मेटल्स के केस में वो हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स होते हैं और मोस्टली वो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं। तो बहुत सारे मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड्स और हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स होते हैं उनको ये प्रेसिपिटेट करती है उनके सॉल्ट सॉल्यूशंस में, जैसे कि ZnSO4 ले लिया है ना। तो अगर आप उसको NH4OH के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको ZnOH का होल ट्वाइस मिलेगा और ये वाइट PPT होता है। सिमिलरली अगर आप FeCl3 की रिएक्शन कराओगे अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन यानी कि NH4OH के साथ तो Fe2O3.XH2O मिलेगा जो कि ब्राउन PPT होता है। प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल मेक्स इट अ लेविस बेस। नाइट्रोजन एटम के ऊपर जो है तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, इस वजह से अमोनिया मॉलिक्यूल जो है वो लेविस बेस की तरह एक्ट करता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है और लिंकेज बनाता है कुछ मेटल्स के साथ। कुछ मेटल आयंस होते हैं उनके साथ ये लिंकेज का भी फॉर्मेशन करता है। और इस तरह का जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं ना, इसका मेटल आयन की डिटेक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। दे आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ मेटल आयंस, जैसे कि Copper+2 हो गया, Ag+ हो गया। अगर आप Copper+2 को देखोगे, जैसे CuSO4 ले लो आप फॉर एग्जांपल, तो वो ब्लू कलर का होगा। जब आप उसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन करोगे तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि होगा CuNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव, तो ये डीप ब्लू कलर का होता है। अगर आप Ag+ ले लेंगे तो वो कलरलेस होता है ना, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Ag+ इज कलरलेस। लेकिन अगर आप उसकी क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर दोगे तो वो AgCl बन जाएगा और वो वाइट PPT होता है। सिमिलरली अगर आप इस वाइट PPT की अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो होता है AgNH3 का होल ट्वाइस और फिर क्लोरीन, और ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जो कि कलरलेस होता है। अमोनिया इज यूज टू प्रोड्यूस नाइट्रिक एसिड। अमोनिया का नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड अमोनिया को अपन रेफ्रिजरेंट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाते हैं अपन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन जो है वो बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाता है और अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में बनाता है। जो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O होता है तो वो कलरलेस गैस होती है और उसका जो केमिकल नेचर है वो न्यूट्रल होता है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO जो है वो भी कलरलेस गैस होती है लेकिन और ये भी न्यूट्रल होती है। जो डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड होता है वो ब्लू सॉलिड कलर का होता है और उसका नेचर एसिडिक होता है। जो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड होती है NO2 वो ब्राउन गैस होती है और एसिडिक होती है। डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड जो है यानी कि N2O4 वो कलरलेस सॉलिड होती है, लिक्विड फॉर्म में होगी तो भी कलरलेस होगी और वो भी एसिडिक होती है। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड यानी कि N2O5 वो भी कलरलेस सॉलिड होती है और नेचर में एसिडिक होती है। उसके कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हैं जो कि आप NCERT बुक्स में देख सकते हैं। अगला कंपाउंड है अपना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सो एसिड्स बनाता है, काफ़ी सारे ऑक्सो एसिड्स बनाता है और उनमें से HNO3 जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यानी कि नाइट्रिक एसिड। इसकी अगर लैब प्रिपरेशन देखें तो आप नाइट्रिक एसिड को लैब में बना सकते हो बाय हीटिंग KNO3 और NaNO3। याद करो ये चीले सॉल्टपीटर और इंडियन सॉल्टपीटर है ना। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ जब आप इनकी रिएक्शन कराते हो KNO3 और NaNO3 की तो और ग्लास रिटॉर्ट में आप रिएक्शन कराते हो तो आपको मिलता क्या है, आपको मिलता है HNO3 नाइट्रिक एसिड। लार्ज स्केल में इसकी प्रिपरेशन ओस्टवाल्ड प्रोसेस से होती है। दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। जो ओस्टवाल्ड प्रोसेस होता है उसमें अपन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं अमोनिया के साथ तो अपने को मिलता है नाइट्रिक ऑक्साइड। पहले आप अमोनिया लोगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे, प्लेटिनम या फिर रोडियम गॉज कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और आपको NO मिलता है पहले, है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर इस नाइट्रिक ऑक्साइड जो बनी है उसकी आप रिएक्शन फर्दर करोगे ऑक्सीजन के साथ तो जाके आपको NO2 मिलेगा यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अपन वाटर में डालते हैं तब जाके HNO3 मिलता है। मतलब HNO3 जो है बहुत मेहनत से मिलता है।
NO फिर से बन जाती है। जब HNO3 बनता है तो उसके साथ साथ NO फिर से बन जाती है, और ये जो बनी है इसको अपन रिसाइकल कर सकते हैं, और एक्वस HNO3 को अपन कंसनट्रेट कर सकते हैं डिस्टिलेशन के थ्रू, और 68% बाय मास तक अपन इसको कंसनट्रेट कर सकते हैं। अगर आपको इसको 98% तक कंसनट्रेट करना है तो आप इसका डिहाइड्रेशन कर दीजिए कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो आप इसको 98% तक भी कंसनट्रेट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ की अब बात कर लेते हैं HNO3 की। ये कलरलेस लिक्विड होता है। लैब ग्रेड नाइट्रिक एसिड जो है वो 68% होता है HNO3 का बाई मास। लैब ग्रेड नाइट्रिक एसिड कंटेन्स 68% ऑफ HNO3 बाई मास। इन गैशियस स्टेट में HNO3 जो है वो प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। अगर एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है और हाइड्रोनियम और नाइट्रेट आयंस देता है, यानी कि H3O पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव आयंस देता है। जो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और वो अटैक कर देता है ज़्यादातर मेटल्स को एक्सेप्ट नोबल मेटल्स। कुछ नोबल मेटल्स हैं जैसे कि अपने गोल्ड और प्लेटिनम, उन पे HNO3 रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन बाकी सारे के सारे मेटल्स पे ये रिएक्ट करता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। प्रोडक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन डिपेंड्स अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ एसिड। जो भी प्रोडक्ट होगा आपका ऑक्सीडेशन का वो डिपेंड करेगा कि कितना ज़्यादा कंसनट्रेटेड एसिड है, टेम्परेचर कितना है, और जो मटेरियल जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कैसा है। जैसे कि मान लो आपने डाइल्यूट HNO3 लिया, कॉपर के साथ रिएक्शन कराओ तो आपको कॉपर नाइट्रेट तो मिलेगा ही साथ आपको NO गैस मिलेगी। लेकिन अगर आपने कॉपर की रिएक्शन कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ करा दी तो कॉपर नाइट्रेट के साथ साथ इस बार आपको NO2 गैस मिल जाएगी, है ना। तो ऊपर NO मिल रही थी, यहाँ पे NO2 मिल रही है। डाइल्यूट के केस में NO था, कंसनट्रेटेड के केस में NO2 है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जिंक जो है वो डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करता है तो बनना है जिंक नाइट्रेट, और N2O बनती है इस केस में। और अगर आपने कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ जिंक की रिएक्शन करा दी तो अगेन जिंक नाइट्रेट के साथ साथ एक अलग गैस बनेगी जो कि NO2 होती है। तो डाइल्यूट के साथ क्या N2O बनी, कंसनट्रेटेड के साथ यहाँ पर भी NO2 बनी। कुछ मेटल्स हैं जैसे कि क्रोमियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में भी डिजॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि इनके ऊपर ना एक पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड बन जाती है उनके सरफेस में। अपन ने लास्ट पॉडकास्ट में देखा था कि एल्यूमिनियम जो है उसको HNO3 रेंडर पैसिव कर देता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर ऑन देयर सरफेस। तो ये देखिए सारी चीज़ें रिलेट भी हो रही हैं। तो कुछ मेटल्स जो हैं जैसे क्रोमियम, एल्यूमिनियम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में भी डिजॉल्व नहीं होते क्योंकि इनके ऊपर एक पैसिव ऑक्साइड फिल्म का फॉर्मेशन हो जाता है उनके सरफेस में। जो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है वो नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज कर देता है और उनके कंपाउंड्स को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। आयोडीन जो है वो आयोडिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। सल्फर H2SO4 बन जाता है। फॉस्फोरस फॉस्फोरिक एसिड बन जाता है। यानी कि आयोडीन जो है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से HiO3 यानी कि +5 में चला जाता है। कार्बन 0 से +4 में, सल्फर 0 से +6 में, फॉस्फोरस 0 से +5 में चला जाता है। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नाइट्रिक एसिड। अब एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट आता है ब्राउन रिंग टेस्ट। ये जो है बहुत ही फेमिलियर टेस्ट है और ये नाइट्रेट्स के लिए किया जाता है। ये डिपेंड करता है ऑन एबिलिटी ऑफ Fe+2 टू रिड्यूस नाइट्रेट्स टू नाइट्रिक ऑक्साइड। ब्राउन रिंग टेस्ट जो है वो बहुत ही फेमिलियर टेस्ट है नाइट्रेट्स के लिए, और ये डिपेंड करता है कि जो Fe+2 आयन है वो नाइट्रेट्स को नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर पाएगा कि नहीं। वो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करेगा Fe+2 के साथ और ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बना देगा। इस टेस्ट को करते कैसे अपन उसका प्रोसीजर देखते हैं। इसमें आप डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन लेते हो और नाइट्रेट आयन का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें धीरे धीरे केयरफुली आप ऐड करते हो। केयरफुल ऐड करने में क्या ऐड करना है आपको, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालना है अलोंग द साइड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब के साइड से। आपको जो इंटरफेस होगा ना, इंटरफेस में आपको एक ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन मिलेगा। सॉल्यूशन जो था अपना नाइट्रेट आयन वाला और सल्फ्यूरिक एसिड, उनके बीच के इंटरफेस में आपको ये ब्राउन रिंग मिलेगी और ये इंडिकेट करेगी कि नाइट्रेट आयन ही प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। जो नाइट्रिक एसिड का मेजर यूज़ है वो अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए होता है क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट जो है वो फर्टिलाइजर में बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोटोलिन बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और बाकी के जो मेजर यूजेस हैं वो है पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील और इचिंग ऑफ मेटल, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो HNO3 है उसका यूज़ अपन नाइट्रिक एसिड का पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील और इचिंग ऑफ मेटल्स में भी करते हैं एंड एज एन ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल्स। अब अपना अगला है फॉस्फोरस, जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे। फॉस्फोरस के कुछ एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, उनके बारे में पहले डिस्कस करते हैं।
फास्फोरस के बहुत सारे एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, उसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। तो सबसे पहले वाइट की तरफ चलते हैं। वाइट फास्फोरस जो है वो ट्रांसल्यूसेंट वैक्सी वाइट सॉलिड होता है, पॉइजनस होता है नेचर में, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, लेकिन ये कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होता है। ये डार्क में ग्लो करता है, यानी कि डरावना है, थोड़ा सा बच के रहिएगा इससे। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं अपन केमिल्यूमिनिसेंस। इट डिजॉल्व्स इन बॉइलिंग NaOH। ये बॉइलिंग NaOH में डिजॉल्व करता है, और जब आपको इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होगा आपकी रिएक्शन कंडीशन में, तभी ये डिजॉल्व करेगा NaOH में, बॉइलिंग NaOH सॉल्यूशन में, और आपको देगा फॉस्फीन। तो आप फास्फोरस लीजिए, वाइट फास्फोरस, उसका बॉइलिंग NaOH सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराइए तो आपको मिलेगी फॉस्फीन गैस। अगला है अपना वाइट फास्फोरस। तो वाइट फास्फोरस जो है वो लेस स्टेबल होता है, और अगर स्टेबिलिटी कम है तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है दूसरे सॉलिड फेजेस से अंडर नॉर्मल कंडीशंस, क्योंकि इसमें एंगुलर स्ट्रेन होता है। इसका जो मॉलिक्यूल होता है वो थोड़ा सा 60 डिग्री का एंगल बनाता है, और उसमें एंगुलर स्ट्रेन आ जाता है। तो P4 मॉलिक्यूल में जो एंगुलर स्ट्रेन आ जाता है, इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। ये एयर के साथ कैच कर लेता है फायर। जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो फायर कैच कर लेता है, और इससे फिर डेंस वाइट फ्यूम्स निकलती हैं। वो डेंस वाइट फ्यूम्स जो होती हैं वो P4O10 की होती हैं। इसमें टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल्स की काफ़ी सारी यूनिट्स होती हैं, और उससे इसका स्ट्रक्चर बनता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेड फास्फोरस। तो रेड फास्फोरस अपन बना सकते हैं कैसे, वो देखते हैं। पहले आपको वाइट फास्फोरस लेना है, उसको 573 केल्विन में आप उसको हीट करिए। एटमॉस्फेयर आपको इनर्ट रखना है, और काफ़ी दिनों तक रखना है। ये तुरंत नहीं हो जाएगा, काफ़ी दिनों तक इसको करना पड़ेगा, तब जाके रेड फास्फोरस मिलेगा। जब रेड फास्फोरस को हीट किया जाएगा हाई प्रेशर में, तो फिर कुछ ब्लैक फास्फोरस बनना शुरू होंगे। रेड फास्फोरस पजेस आयरन ग्रे लस्टर। रेड फास्फोरस जो है उसमें आयरन ग्रे लस्टर होती है। ये ओडरलेस होता है, नॉन पॉइजनस होता है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, और साथ ही साथ ये कार्बन डाइसल्फाइड में भी सॉल्युबल नहीं होता है। केमिकली ये वाइट फास्फोरस से काफ़ी ज़्यादा कम रिएक्टिव होता है, मतलब मच लेस रिएक्टिव देन वाइट फास्फोरस। ये डार्क में जलता भी नहीं, मतलब ये डरावना भी नहीं। ये पॉलीमेरिक फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, और इसमें P4 टेट्राहेड्रा की चेन्स होती हैं जो कि एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं। सबसे लास्ट में आ चुका है ब्लैक फास्फोरस। इसके दो फॉर्म्स होते हैं, अल्फ़ा ब्लैक और बीटा ब्लैक। अल्फ़ा ब्लैक जो है वो तब बनेगा जब आप रेड फास्फोरस को हीट करोगे। एक सील ट्यूब लेना, 803 केल्विन का टेम्परेचर रखना, और रेड फास्फोरस को हीट करना, तो आपको अल्फ़ा ब्लैक फॉर्म मिलेगा। इसको आप एयर में सब्लिमेशन भी कर सकते हो, और इसमें ओपेक मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे आपको। ये एयर में ऑक्सीडाइज नहीं होता है। बात करें अगर बीटा ब्लैक की, तो ये आप कैसे बना सकते हो। आपको हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी, और वाइट फास्फोरस चाहिए होगा। इस केस में वाइट फास्फोरस को लो, उसको हीट करो, तो बीटा ब्लैक फास्फोरस मिल जाएगा। अपना अगला टॉपिक है फॉस्फीन। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। आप कैल्शियम फॉस्फाइड लीजिए, उसकी रिएक्शन करिए वाटर के साथ या फिर डाइल्यूट HCl के साथ। फॉस्फीन इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड विद वाटर और डाइल्यूट HCl। फॉस्फीन कैसे बनाना है अपन को, कैल्शियम फॉस्फाइड लेना है, उसकी वाटर के साथ रिएक्शन भी कर सकते हो आप, और डाइल्यूट HCl के साथ भी रिएक्शन कर सकते हो। दोनों ही केस में आपको फॉस्फीन मिलेगी। अगर आपको इसको लैब में बनाना है तो आप वाइट फास्फोरस लीजिए, उसकी रिएक्शन कराइए कंसनट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन के साथ। इनर्ट एटमॉस्फेयर होना चाहिए CO2 का, तब जा करके आपको मिलेगा फॉस्फीन गैस। जब ये प्योर होती है तब ये नॉन इन्फ्लेमेबल होती है, तब नहीं जलती है। लेकिन जब इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं तब ये इन्फ्लेमेबल हो जाती है। इम्प्योरिटीज़ कौन सी होती हैं, या तो P4 का वेपर्स होगा, या तो P2H4 का वेपर्स होगा। तो इसको प्योरीफाई करने के लिए अपन इसको HI में एब्जॉर्ब करवाते हैं। जब HI में एब्जॉर्ब होता है तो ये फॉस्फोनियम आयोडाइड बनाता है, यानी कि PH4I, और फिर उसको KOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो अपने को प्योर फॉस्फीन मिल जाती है। फॉस्फीन की प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो ये भी कलरलेस गैस होती है। रॉटन फिश स्मेल, मतलब बदबूदार मछली की स्मेल आती है इसमें से, बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है भाई साहब, हद पॉइजनस होती है। ये एक्सप्लोड कर जाती है अगर आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ कांटेक्ट कराया। अगर थोड़ी बहुत मात्रा में भी है, ट्रेसेस में भी अगर प्रेजेंट है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक Cl2, HNO3 और Br2, तो ये एक्सप्लोड कर जाती है। ये स्लाइटली सॉल्युबल है वाटर में, ज़्यादा तो नहीं है पर स्लाइटली सॉल्युबल है वाटर में।
जो PH3 का सॉल्यूशन है वाटर में वो डिकम्पोज कर जाता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट की प्रेजेंस में। जो फॉस्फीन का सॉल्यूशन है वाटर में वो डिकम्पोज कर जाता है और उसमें मिलता क्या है, अपने को H2 गैस मिलती है और फॉस्फोरस मिलती है। व्हेन एब्जॉर्ब्ड इन कॉपर सल्फेट और मर्क्यूरी क्लोराइड सॉल्यूशन, जब इसको अपन कॉपर सल्फेट या फिर मर्क्यूरी क्लोराइड सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब करवाते हैं तो करस्पॉन्डिंग फॉस्फाइड्स बनते हैं। जैसे कि अगर आपने कॉपर सल्फेट के साथ फॉस्फीन की रिएक्शन कराई तो Cu3P2 मिल जाएगा। अगर आपने मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 के साथ कराई तो फिर आपकी फॉस्फीन की रिएक्शन हो करके Hg3P2 बन जाएगा, यानी कि करस्पॉन्डिंग फॉस्फाइड्स बन जाते हैं। फॉस्फीन जो है वो वीकली बेसिक होती है। स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ फॉस्फीन इज टेक्निकली यूज्ड इन होम सिग्नल। अब ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके यूजेस इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। जो फॉस्फीन है उसका स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है और उसको यूज़ किया जाता है टेक्निकली होम सिग्नल में। इसमें होता है क्या, कंटेनर्स लिए जाते हैं, कंटेनर्स में कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड को रख दिया जाता है। उन कंटेनर्स में छेद कर दिए जाते हैं, यानी कि उसको पियर्स कर दिया जाता है और सी में फेंक दिया जाता है। जब वो गैसेस इवॉल्व होती हैं तो वो जलती हैं, जैसे ही गैसेस निकलेंगी वो जलेंगी और सिग्नल की तरह काम करेंगी। इसी को स्मोक स्क्रीन्स में भी यूज़ किया जाता है क्योंकि इसी प्रॉपर्टी की वजह से। अगला है अपना फॉस्फोरस हैलाइड्स। तो फॉस्फोरस जो है वो दो प्रकार के हैलाइड्स बनाता है, PX3 और PX5 टाइप का। प्रिपरेशन की बात करते हैं पहले फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड की। तो जब अपन ड्राई क्लोरीन गैस को लेंगे और वाइट फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन कराएंगे और हीट करेंगे तो जा करके अपने को फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड यानी कि PCl3 मिलेगा। इसकी रिएक्शन आप वाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन आप थायोनिल क्लोराइड यानी कि SOCl2 के साथ भी कर सकते हो तो भी आपको फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड मिल जाएगा। फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड की प्रॉपर्टी क्या है वो देखते हैं। ये कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है। क्या होता है, कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है और मॉइस्चर की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज कर जाता है। इट रिएक्ट्स विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये उन ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ भी रिएक्ट करता है जिनमें OH ग्रुप होता है, लाइक CH3COOH, C2H5OH यानी कि एसिटिक एसिड हो गया, इथेनॉल हो गया। तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में OH ग्रुप प्रेजेंट होगा ये उनके साथ भी रिएक्ट करता है। इसका पिरामिडल शेप होता है जिसमें फॉस्फोरस जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। प्रिपरेशन देख लेते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करते हैं। अब अपन को बात करनी है किसकी, अपने को बात करनी है अपने फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड की, सॉरी पेंटाक्लोराइड की। हेलाइड पेंटाहेलाइड में भी पेंटाक्लोराइड की देखते हैं। तो जब अपन वाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन कराते हैं एक्सेस ऑफ ड्राई क्लोरीन, अपन ने PCl3 के केस में क्या किया था, अपन ने ड्राई क्लोरीन को लिया था, थोड़े से कैलकुलेटेड अमाउंट में लिया था, लेकिन अगर आपने एक्सेस ले लिया है क्लोरीन तो फिर आपको फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड मिल जाएगा। इसकी रिएक्शन आप SO2Cl2 के साथ भी करा सकते हो। आप वाइट फॉस्फोरस लो और SO2Cl2 यानी कि सल्फ्यूरिल क्लोराइड, लास्ट केस में अपन ने थायोनिल क्लोराइड लिया था SOCl2, और अब अपने को सल्फ्यूरिल क्लोराइड लेना है SO2Cl2। वाइट फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन कराइए और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड आपके सामने होगा। प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये येलोइश वाइट पाउडर है, ये पाउडर है। मॉइस्ट एयर में ये हाइड्रोलाइज कर जाता है POCl3 के फॉर्म में और फाइनली जो है ये फॉस्फोरिक एसिड बन जाता है। जब PCl5 को हीट किया जाता है तो ये सब्लिमेशन इसमें होता है और जब इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दोगे आप तो ये डिकम्पोज कर जाता है। डिकम्पोज करके ये PCl3 और Cl2 देता है। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है जिसमें OH ग्रुप होता है और उनको क्लोरो डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट कर देता है। या ये भी इथेनॉल के साथ रिएक्ट कर सकता है, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है। इथेनॉल को C2H5Cl बना देगा और CH3COOH को ये CH3COCl में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि क्लोरो डेरिवेटिव्स बना देगा। जो फाइनली डिवाइडेड मेटल्स होते हैं उनकी हीटिंग करने में PCl5 के साथ करस्पॉन्डिंग क्लोराइड्स मिल जाते हैं। आप कोई भी फाइनली डिवाइडेड मेटल्स लीजिए, जैसे कि सिल्वर ले लिया, टिन ले लिया, उसकी रिएक्शन करा दीजिए आप PCl5 के साथ तो उनके क्लोराइड्स मिल जाएंगे। सिल्वर के केस में आपको AgCl मिलेगा, टिन के केस में आपको SnCl4 मिलेगा। इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस में यूज़ किया जाता है। जो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है इसका इस्तेमाल अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस में करते हैं, जैसे कि C2H5Cl बनाना है, CH3COCl बनाना है। गैशियस और लिक्विड फेजेस में इसका ट्राइगोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है ना। गैशियस स्टेट में इसका, गैशियस और लिक्विड फेजेस में इसका ट्राइगोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। जो 3 इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड्स होते हैं ना वो बराबर होते हैं, लेकिन जो 2 एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वो इक्वेटोरियल बॉन्ड से ज़्यादा लंबे होते हैं। इस वजह से जो एक्सियल, ऐसा कारण क्या है क्यों एक्सियल बॉन्ड्स लंबे होते हैं, क्योंकि जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं ना उनमें जो बॉन्ड पेयर्स हैं उनको ज़्यादा रिपल्शन
मतलब मिलता है एक दूसरे से, एज़ कम्पेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। जो इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर्स होते हैं उसमें कम रिपल्शन होता है, लेकिन जो एक्सियल बॉन्ड पेयर्स होते हैं उनमें ज़्यादा रिपल्शन होता है, इस वजह से इनकी बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होती है। अब आता है अपना ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस देखेंगे अपन, और फिर उसके बाद इस पॉडकास्ट को ख़त्म करेंगे। सो दिस इज़ आवर लास्ट टॉपिक। फॉस्फोरस जो है वो बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स बनाता है, जैसे कि H3PO2 ले लीजिए, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसको फॉस्फेनिक एसिड भी बोलते हैं। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड जिसका फार्मूला होता है H3PO3, इसको फॉस्फोनिक एसिड बोलते हैं। फिर आता है अपना पायरोफॉस्फोरस एसिड H4P2O5, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O6, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4, पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7, मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3 का होल N, मतलब N कुछ भी हो सकता है। ये जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड होता है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलीमेरिक फॉर्म्स में ही एग्जिस्ट करता है। जो कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड्स होते हैं HPO3 का होल थ्राइस के, वो आपको NCERT के टेबल में दिए हुए हैं। जो कंपोजिशन है ऑक्सो एसिड्स का वो इंटर रिलेटेड होता है इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन एटम। ये जितने भी अपन ने ऊपर देखे हैं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड हो गया, ऑर्थोफॉस्फोरस हो गया, पायरो हो गया, हाइपोफॉस्फोरिक हो गया, ऑर्थोफॉस्फोरिक हो गया, पायरोफॉस्फोरिक हो गया, मेटाफॉस्फोरिक हो गया, ये सारे के सारे डिफ़र किस चीज़ में करते हैं? या तो इनमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, या तो वाटर मॉलिक्यूल घट जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ऑक्सीजन एटम ऐड होता है, ऑक्सीजन एटम सब्ट्रैक्ट हो जाता है, और यही करते करते अपन सारे के सारे को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑक्सो एसिड्स में जो फॉस्फोरस होता है वो टेट्राहेड्रली सराउंडेड होता है दूसरे एटम से। ऑल दीज एसिड्स कंटेन एट लीस्ट 1 P डबल बॉन्ड O। ये सारे के सारे एसिड में कम से कम एक P डबल बॉन्ड O तो होगा ही होगा, और एक POH बॉन्ड तो होगा ही होगा, उसके बाद ही कुछ और होगा। ऑक्सो एसिड जिनमें फॉस्फोरस का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, यानी कि 5 से अगर +5 से कम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो उसमें P डबल बॉन्ड O और POH बॉन्ड के साथ साथ या तो PP बॉन्ड होगा या फिर PH होगा, दोनों नहीं होंगे, या तो PP होगा या तो PH बॉन्ड होगा, बट नॉट बोथ। These acids in +3 oxidation state tend to disproportionate to higher and lower oxidation states। ये जो एसिड्स होते हैं ये अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है तो ये चाहेंगे कि डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाए, या तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में या तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। फॉर एग्जांपल जो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड है उसकी जब अपन हीटिंग करते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड को अपन फॉस्फोरस एसिड भी बोलते हैं, उसका फार्मूला H3PO3 होता है। तो जब अपन इसकी हीटिंग करते हैं तो ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बन जाता है और फॉस्फीन बन जाता है। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला H3PO4 होता है। इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 का होता है और pH3 में -3 का होता है। एसिड्स वो एसिड जिनमें pH बॉन्ड होगा तो उसकी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इस वजह से जो हाइपोफॉस्फोरस एसिड है वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि उसमें 2 pH बॉन्ड्स होते हैं और वो रिड्यूस कर देता है। जैसे मान लीजिए आपने सिल्वर नाइट्रेट लिया तो उसको मेटेलिक सिल्वर में रिड्यूस कर देगा। ये जो pH बॉन्ड्स हैं ये आयोनाइजेबल नहीं हैं और इनसे आप H+ सीधे नहीं निकाल सकते, तो इस वजह से ये कोई भी रोल बेसिसिटी में प्ले नहीं करते हैं। pH bonds are not ionizable to give H+ and do not play any role in basicity। तो बेसिसिटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। केवल वही हाइड्रोजन एटम जो कि अटैच्ड होंगे ऑक्सीजन के साथ, यानी कि जो POH बॉन्ड था ना उसमें जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है वही बेसिसिटी में काम करेंगे, वही आयोनाइजेबल होते हैं और वही बेसिसिटी में रोल प्ले करेंगे। इस वजह से जो H3PO3 है और H3PO4 है, तो H3PO3 अपना डाई बेसिक होता है, H3PO4 जो है वो ट्राई बेसिक होता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट नाइट्रोजन फैमिली, निकोजन्स फैमिली, जो भी आप कहना चाहें। तो यहाँ पे ख़त्म हुआ है। अब इसको शेयर करना तो बनता है यार, शेयर तो कर देना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सको, कम से कम अपने 3 फ्रेंड्स के साथ तो शेयर कर ही देना, है ना, क्योंकि मेरे हिसाब से ये एक अच्छा काम है और मेरे हिसाब से अच्छे काम को सब तक पहुंचना चाहिए, तो ये पहुंचाने का ज़िम्मा मैं आपको देता हूँ। चलो सब्सक्राइब करना चैनल को, ये आपकी चॉइस है। अच्छा लगा हो पॉडकास्ट तो लाइक करना, अगेन आपकी चॉइस है। तो अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, चैनल अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो को, पॉडकास्ट को लाइक कर दोगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आपको पसंद आ रहा है। तो फिर ठीक है, चलो चलते हैं। थैंक यू, टाटा।